संजय निरुपम जी, भारत को जोड़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी? बीजेपी कह रही है प्रायश्चित यात्रा है, जो जाति और धर्म के आधार पर आपने देश के कई बंटवारे किए। प्रायश्चित यात्रा ये राहुल गांधी निकाल रहे हैं, उनको रीलॉन्च करने के लिए ये यात्रा है। जमीन पर आप लोग टिक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कोशिश है कि लोगों के बीच में उनको उतारा जाए। संजय, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया जाहिर की है भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ, इससे स्पष्ट है कि बीजेपी के लोगों में हड़कंप मच गया है। वो बहुत परेशान है। भारत जोड़ो यात्रा किसी नकारात्मक पॉलिटिक्स या नकारात्मक राजनीति की उपज नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक राजनीति या सामाजिक कार्यक्रम या एक आंदोलन के तौर पर शुरू किया जा रहा है। और मैं मानता हूं और मैं बहुत ठोक के कह रहा हूं कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसके जरिए एक सामाजिक परिवर्तन की लहर तैयार होगी और उसके बाद एक सांस्कृतिक एकता के सूत्र में फिर से हिंदुस्तान को बांधने का कार्यक्रम होगा। पिछले 8 वर्षों से बीजेपी की सरकार है दिल्ली में और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और कई राज्यों में भी धीरे धीरे इन लोगों ने या तो चुनाव जीत के अपनी सरकार बनाई या फिर जो विपक्ष की सरकारें थी उसको तोड़ फोड़ करके हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई। जब से इनकी सरकारें आई हैं या सरकार आई है, तब से हिंदुस्तान में 3 प्रमुख समस्याएं निकल के आई हैं। पहली समस्या जो है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता मतलब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। हालांकि सरकार से जुड़े जो बीजेपी के सांसद हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो तो कहते हैं महंगाई है ही नहीं कहीं। मैं तो बताना चाहूंगा कि 2021 में हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का रेट था वो 4.23 था और अप्रैल 2022 में ये बढ़कर के 7.79 हो चुका है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट कह रहा है, यानी भारत सरकार खुद कह रही है। महंगाई बढ़ी है। आटा 20 रुपए था, 40 रुपए हो गया। दूध 30 रुपए था, 62 रुपए हो गया। चावल भी महंगा हो गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हालत तो बहुत ही खराब है। 400 रुपए में हम लोग गैस का सिलेंडर देते थे, आज बढ़कर के हो गया 1000 से ऊपर। तो ये पेट्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भाव, तो एक महंगाई एक बड़ी समस्या है। और महंगाई के साथ साथ जो एक खाई बढ़ी है, आर्थिक गैप जो बढ़ा है, वो भयंकर हुआ। अमीर बहुत तेजी से अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया, जबकि इनकी जब से सरकार आई है तब से 23 करोड़ लोग और गरीब हो गए हैं। तो आर्थिक विषमता तेजी से बढ़ी। इसके साथ साथ बेरोजगारी की कहानी तो है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। इसके ऊपर जितना बोला जाए कम है। खुद एक केंद्रीय मंत्री ने संसद में बयान दिया है कि पिछले 8 वर्षों में, एक सवाल के जवाब में कहा कि पिछले 8 वर्षों में 22 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगे। रोजगार कितने लोगों को दिए? 7.5 लाख लोगों को। तो बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। बेरोजगारी तो एक आर्थिक विषमता एक विषय है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं और लोगों को उनसे जोड़ना चाहते हैं, लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करना चाहते हैं। दूसरा बड़ा विषय है सामाजिक समरसता का। सामाजिक समरसता नष्ट हुई है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब से भारतीय जनता पार्टी ने एक सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव जो था हमारा, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। लोग धर्म के नाम पर जिस तरीके से लड़ रहे हैं, जिस तरीके से कल परसों आपने देखा, कल की बात है मेरे ख्याल से, कि महाकाल का दर्शन करने फिल्म स्टार अपनी पत्नी के साथ जाते हैं और उसका विरोध किया जाता है, उसको दर्शन नहीं करने दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं तमाम हो रही हैं। तो समाज में जो नफरत का और डर का भाव पैदा किया गया है, उसके खिलाफ लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और तीसरा बड़ा कारण यह है कि मोदी सरकार आने के बाद से जो सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, जिसके तहत तमाम जो संवैधानिक, स्वायत्त या स्वतंत्र या जो सरकारी संस्थाएं, उनके ऊपर जो अपना प्रभुत्व बीजेपी ने और सरकार ने कायम कर लिया, जिसमें आप लोगों पर भी हम कभी कभी दोष लगाते हैं, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर आपके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन जो मीडिया के संस्थान है, उन संस्थानों के ऊपर जो कब्जा करने का, उनको डरा के रखने का, एक उदाहरण देता हूं। भास्कर अखबार बहुत अच्छा काम कर रहा था कोविड दूसरे फेज के जमाने में, और जैसे ही उसने हाईलाइट किया कि गंगा तट पर तमाम लाशें गिरी पड़ी हैं, और उसके हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इनकम टैक्स का रेट पड़ जाता है उनके दफ्तरों में। तो इस तरीके से डरा के, धमका के मीडिया संस्थानों को अपने कब्जे में रखना, जुडिशियरी अपने कंट्रोल में कर लेना। आपने देखा हुआ 4 जज लोगों ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा था, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन, पूरा सारी जांच एजेंसियां। तो सत्ता का जो केंद्रीकरण हुआ है और उसके जरिए जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ भी लोगों में चेतना पैदा करना और देश की जनता को जोड़ना। तो ऐसे 3 बड़ी बातें उन्होंने बता दी। आर्थिक विषमता देश में, साथियों के साथ भारत जोड़ो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है हर मुद्दे पर। और तीसरा वो कह रहे हैं कि सत्ता का, ताकत का केंद्रीकरण हो गया है। तीनों पर आपका जवाब। इसीलिए राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं गौरव भाटिया जी, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक बदल देंगे हिंदुस्तान को। गौरव जी।
देखिए, ऐसा है, मैंने सुना आज कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बाद अगर कोई यात्रा निकली है तो वो राहुल गांधी ही निकाल रहे हैं। अब ऐसी चाटुकारिता कहीं और नहीं पाएंगे। इसका असली मकसद क्या है अंजना जी, पहले मैं उससे शुरुआत करूंगा, कुछ बिंदु रखूंगा, अगले भाग में इनकी बातों का उत्तर भी दूंगा और तथ्यों के साथ। सबसे पहले देखिए, एक साधारण व्यक्ति अपनी मेहनत से देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो व्यक्ति योग्यता ईमानदारी के आधार पे बनता है। राहुल गांधी का उपनाम गांधी है, तो ये राहुल गांधी रीलॉन्च 11 है या 12 होगा। इतनी बार फेल हुए हैं, लेकिन पुनः उनको जीवित करने के लिए बार बार रीलॉन्च किया जाता है। ये कांग्रेस की अपना अस्तित्व बचाए रखने की भी लड़ाई है। मैं क्यों ऐसा कहता हूं अंजना जी, जितना मुर्गी अंडे नहीं देती उससे ज्यादा अंडे कांग्रेस पार्टी को दिए हैं राहुल गांधी ने। मैं बता दूं, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव 2015 और 2020 में 0 सीटें आई, लोकसभा के चुनाव 2014 और 2019 में 0 सीटें आई, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ मिल गए, सीट आई 1, उत्तर प्रदेश गए, प्रियंका वाड्रा भी गई, वहां पे सीटें आई 2। अंजना जी, रायबरेली सांसद हैं सोनिया गांधी अध्यक्षा, लेकिन वहां पे 1 सीट नहीं है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और 399 जगह लड़े और 387 जगह इनकी जमानत जब्त हो गई। पंजाब इकलौता ऐसा प्रदेश था जो 5 चुनाव हुए विधानसभा के, जहां इनकी सरकार थी, वो ये हार गए, भाजपा 4 के 4 जीत गई। तो मैंने क्या कहा, ये अपना अस्तित्व बचाए रखने की बात है और कुछ नहीं है। अब आते हैं, ये जब कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है, अंजना जी मैं तो ये पूछना चाहता हूं कौन सी विचारधारा, ये बताइए। गरीबी की बात करते हैं, हमने तो सुनिश्चित किया कि गरीब जो है वो मुख्य धारा से जुड़े। कोविड की महामारी में 80 करोड़ भारतीयों को 2.5 साल मुफ्त राशन दिया जाए। ये राहुल गांधी कहते हैं गरीबी एक मानसिकता है, ये इनकी सोच है। भ्रष्टाचार पे आते हैं, आप बताइए, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और राहुल गांधी खुद आज बेल पे बाहर हैं। नेशनल हेरिटेज घोटाला 2000 करोड़ का चल रहा है। विचारधारा इनकी है क्या, ये पूछना पड़ेगा। तीसरी बात, वंशवाद की योग्यता, तो हम कहते हैं योग्य व्यक्ति आ गया है, यहां वंशवाद चल रहा है। 24 साल से एक परिवार का अध्यक्ष है। क्या ये विचारधारा वो विचारधारा है जिससे कि देश का युवा और देश का नागरिक जुड़ना चाहेगा? उत्तर है नहीं। राष्ट्रीय अखंडता पे आ जाते हैं, पूरा कर लें दीजिए। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, राष्ट्रीय अखंडता पे आ जाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अखंडता पे मैं एक तस्वीर लाया हूं, ये कई लाख शब्द के बराबर है। ये क्या दिखाती है, चीन के साथ एमओयू करते हैं, और आज तक नहीं बताया है सार्वजनिक करके कि क्या एमओयू था। देश की जनता को जानने का हक है कि नहीं है। जब पुलवामा का हमला हुआ तो होम ग्रोन टेररिज्म बता दिया। अंत करूंगा आतंकवाद। आतंकवाद हमने देखा किस तरह से पुरजोर तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लड़ रहा है, लेकिन एक आतंकवादी इनके समय में मनमोहन सिंह जी से प्रधानमंत्री थे, उनके घर जाके हाथ मिला के कश्मीर की नीति बताता था। मैं आज एक नागरिक होने के नाते ये पूछना चाहता हूं, आप बताइए, ये सारी जो कमियां हैं ये क्या नहीं दिखाती कि आज कांग्रेस पार्टी टाइटैनिक शिप है और ये डूबेगा? बस ये बात है कि कब डूबेगा। गुलाम नबी आजाद के शब्द ले लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के ले लीजिए, और जो युवा राहुल गांधी के साथ थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसादा, आरपीएन सिंह, आज वो कहां हैं? अंजना जी, जो अपनी पार्टी को नहीं ठीक से रख पाया, जो कभी जनता से जुड़ा ही नहीं, वो क्या भारत को जोड़ेगा? और जहां तक भारत की बात है, हाँ। भारत अखंड है, मजबूत है, उसको राहुल गांधी जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। जहां राहुल गांधी जाते हैं, भस्मासुर है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब नष्ट हो रही है।